नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 1853 का अधिनियम या तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इससे पहले हम 1833 पढ़ रहे थे। तो अगर हम बात करें 1793 से 1853 तक, ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जितने भी यहाँ पे कानून बनाए गए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उनके पावर को कम या ज़्यादा करने के लिए, अलग अलग कामों को बताने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा किया जा रहा था। 1853 कंपनी के इतिहास का आखिरी अधिनियम है। इसके बाद कंपनी का कंपनी के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब हम 1858 में आएंगे तो चार्टर एक्ट खत्म हो जाएगा और अब ब्रिटिश काउंसिल कंपनी को टेक ओवर कर लेगी और सीधा अपने स्तर से काम करना शुरू करेगी। तो आज हम पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1853। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो काइंडली से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। थैंक यू। अब 1853 के चार्टर अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में पहला है कि गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल का काउंसिल जो इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव दोनों काम करती थी, उनको अलग अलग कर दिया गया और इसके लिए एक पृथक विधानसभा का स्थापना किया गया। ये भारत में स्थापित की गई पहली विधान परिषद थी जिसमें 12 सदस्य रखे गए थे। इन 12 सदस्यों में अब सदस्य कौन कौन से थे, जो हम जिन 12 सदस्यों की बात कर रहे हैं, तो एक थे कमांडर इन चीफ, एक गवर्नर जनरल खुद, इन दोनों को मिला के 2 हो गए। तो एक कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल के काउंसिल से 4 सदस्य लिए गए और 6 मेंबर जो थे वो सभासद थे। ये सभासद कहें या नॉमिनेटेड पर्सन्स थे जो ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। तो 6, 4 to 12। अब ये 6 मेंबर्स जो ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे वो कौन होते थे, इस पे ब्रिटिश काउंसिल को पूर्ण राइट था ये बताने के लिए कि वो लोग कौन होंगे, जिसमें यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, जो हमारे यहाँ और हाई कोर्ट बनाए गए थे उनके जस्टिस हो सकते थे, या ब्रिटिश काउंसिल अपने तरफ से अपने यहाँ से किसी को भेज करके यहाँ पे ये 6 सभासद की जो भी हम बात कर रहे थे इनकी नियुक्ति इन 12 सदस्यों में से कर सकती थी। लेकिन 4 यहाँ पे फिक्स थे, एक कमांडर इन चीफ, एक गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल काउंसिल से 4। इन 12 सदस्यों का कार्य था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण और सामरिक समस्याओं को देखते हुए यहाँ के लिए कानून बनाना उनका काम था। इस कानून को अप्रूव्ड या अप्रूवल गवर्नर जनरल से लेना ही लेना पड़ता था। गवर्नर जनरल से लेना पड़ता था। भले ही इस कानून बनने के समय इस विधान परिषद में गवर्नर जनरल हो या नहीं हो, ये अप्रूवल गवर्नर जनरल से लेना पड़ता था और गवर्नर जनरल को इसके लिए वीटो पावर मिला हुआ था कि गवर्नर जनरल चाहे तो इस कानून को देश में लागू करने की अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं भी दे सकता है। इसके लिए उन्हें कोई रोकता नहीं। जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर था इसमें, यह इम्पोर्टेंट था कि भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया गया। ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत का तात्पर्य है कि भारत के तत्कालीन समय में जो भारतीय यहाँ पे काम कर रहे थे उनको भी इस गवर्नर जनरल के पावर को जब अलग किया गया तो वो विधान परिषद जब बना तो उस विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी दिया जाता। अब यहाँ पे तीसरा है कि समस्त पदाधिकारी का वेतन सरकार तय करेगा और देता कंपनी था। ठीक है, इस कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये समस्त पदाधिकारी कहाँ, किसके समस्त पदाधिकारी होते थे, जो गवर्नर जनरल के काउंसिल से थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या बोर्ड ऑफ जिसको काउंसिल कहते हैं। ये यहाँ के समस्त पदाधिकारियों का जो सैलरी था, जो वेजेज था और कोई भी रिन्यूमरेशन और कोई भी भत्ते जो थे वो तय तो सरकार करती थी। अब इस सरकार का मतलब कौन सा है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सरकार तय करती थी, लेकिन सैलरी देना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो तीसरा इसका जो चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि निदेशकों की संख्या 18 की गई और 6 की नियुक्ति ब्रिटिश काउन के द्वारा की जाएगी। अब निदेशकों की संख्या जो 18 की गई थी
उसमें 6 ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। याद रखिए, ये ब्रिटिश संसद की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रहा है ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि उस समय जो इंग्लैंड के रानी या राजा जो भी थे उनके द्वारा ये 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। तब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर्स थे उनकी संख्या बढ़ा करके 18 कर दी गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है कि नौकरी के लिए रिक्त स्थानों के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू किया गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू किया नौकरी के लिए। तो अगर 1853 के अधिनियम में यह नियम लाया गया कि जो भी हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में तत्कालीन समय में जो भी नियुक्ति होगी वो ब्रिटिश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले अपॉइंट करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद जो रिटायरमेंट या जो भी हटाने की समस्या थी उसको करने के बाद उस सिस्टम को बंद कर दिया गया और बोला कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। ठीक है, अब याद रखिए अभी भी हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रोसेस है यानी कि 1853 से ही लिया गया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर था कि यहाँ पे काम करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति वो डायरेक्ट कर सकते थे। अब उस सिस्टम को 1853 में बंद करके बोला गया कि 1853 के बाद जो भी होगा वो ओपन एग्जामिनेशन होगा। और 1854 में 1854 में मैकाले समिति बनाई गई। लॉर्ड मैकाले को आप जानते हैं, विधि सदस्य थे। तो लॉर्ड मैकाले के अंडर में 1854 में एक समिति बनाई गई जो भारतीय सिविल सेवा, जो तत्कालीन समय में आईसीएस के नाम से जाना जाता था, जो अभी आप यूपीएससी और आईएएस कहते हैं, वो तत्कालीन समय में भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती थी, आईसीएस। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जो जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले, और इनको यह प्रभार दिया गया, इनका यह दायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ये बताएंगे कि भारतीय के लिए जो खुली प्रतियोगिता होगी वो किस आधार पे होगी, उसमें कौन कौन से लोग चुने जाएंगे और उनका क्या अधिकार होगा, वो किस तरीके से काम करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, उनको कौन प्रशिक्षित करेगा, और उनका जो प्रोसेस था वो लॉर्ड मैकाले के कंधों पे था इस प्रतियोगी परीक्षा को संपन्न कराने के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नई प्रेसिडेंसी का गठन कर सकता था। आपको पता होगा कि सबसे पहले बंगाल, मद्रास और कलकत्ता 3 प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था, लेकिन अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नई प्रेसिडेंसी गठन करने का पावर दे दिया गया। और इसी पावर के तहत 1859 में पंजाब में एक उपराज्यपाल बनाए गए थे। 1859 पंजाब में उपराज्यपाल बनाए गए थे। अब पंजाब में उपराज्यपाल बनाने के पीछे कारण क्या था कि जब आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखेंगे तो पंजाब वो जगह है जहां से यहाँ पाकिस्तान का पूरा हिस्सा है और इधर से इधर पूरा भारत है। तो वो बीच में एक जगह बनाया गया जहां से कि उपराज्यपाल इस क्षेत्र को भी देखते थे, मैक्सिमम इस एरिया को देखते थे जहां से इंडिया और पाकिस्तान के क्षेत्र का अलग अलग दर्जा अभी वर्तमान में है। ये 1859 में उपराज्यपाल बनाए गए। अब है नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि विधि सदस्य जो हमारा लॉ मेंबर थे को गवर्नर जनरल के परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। तो विधि सदस्य कौन है ये आप बेहतर जानते हैं। तो अब जो गवर्नर जनरल के सहायता के लिए जो विधि सदस्य थे वो गवर्नर जनरल के बॉडी के एक वोटिंग मेंबर बन गए। उनको ये अधिकार दिया गया कि अब गवर्नर जनरल के शासन परिषद में या गवर्नर जनरल काउंसिल में अब जो भी काम होगा वहाँ पे वो पूर्ण अधिकार के साथ बात कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो ये 1853 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आज मैंने आपके सामने रखा। अब इसके बाद जो है वो 1858 का एक्ट है। और अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि 1793 से लेकर के 1853 तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्निंग काउंसिल के तहत ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट पास किया करती थी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट के बारे में बता चुके हैं, आपसे बात कर चुके हैं कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो ये आज के लिए हमारे पास इतना ही है 1853 के चार्टर एक्ट के मेन की फीचर्स जिसके ऊपर हम लोग आज बात कर रहे थे। और जहाँ तक इसके बारे में जब मैं बताता हूँ कि इसमें सवाल दिया करता था तो ये पूरा 1793 से 1947 तक जितने भी एक्ट बने हैं इंडिया में उसको कॉन्सिलिडेटेड एक एकीकृत करके एक क्वेश्चन का मैं PDF
का फाइल का लिंक मैं लास्ट में जब सब ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का जब क्लास खत्म होगा तो मैं आपको अंत में एक पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, जिससे बना करके आप समझ सकते हैं कि अभी तक आप कितना समझे हैं। और वो जो पीडीएफ होगा उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे मैं अभी बता दूं, वो क्वेश्चन के लेवल आपका यूपीएससी और स्टेट पीसीएस तक का ही होगा। आप इसे केवल और केवल किसी भी एग्जाम के नज़रिए से समझिए पढ़िए, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के इक्विवेलेंट ही होगा। अगर आप रेलवे के लिए इसके बारे में सोच रहे हैं और +2 एसएससी के लिए, तो शायद उस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं इसके लिए तैयार कर पाऊंगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अगर आपको पिछला वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर इस क्लास में भी आपको लगा कि मैंने 1853 के की फैक्टर्स को बताने में मैं सफल हुआ हूं, तो काइंडली वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पे क्लास में जुड़े और लाभ उठाएं। थैंक यू।